सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ रेनेज इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। तो चलो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर वांग लिन सीरियसली इंजर्ड हो गया था क्योंकि उस पर 2 अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स ने अटैक किया था और बस जैसे ही ली युआन फेंग वांग लिन को किल करने ही वाला था, हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर सन ताई स्पिरिचुअल क्रैक को ओपन करके उसे बचाने के लिए आ जाते हैं और हम देखते हैं कि युआन फेंग और वो डीमन क्लैन का एंसेस्टर उसके आगे टिक नहीं पाता। पर जब सन ताई उसे ले जाने की बात करता है, जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर इसमें रुकावट बनने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है कि यहाँ से तो वांग लिन की बस डेड बॉडी ही जाएगी। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि इससे पता है कि जेंग यू ही वांग लिन है जो कि तेंग हुआयान से फाइट के बाद 500 साल पहले फॉर्जन बैटलफील्ड से डिसअपियर हो गया था और स्टार कंपस को वापस लेना तो बस एक एक्सक्यूज था। उसका असली गोल था कि वो वांग लिन की बॉडी से उस हेवनली स्वॉलोइंग बीट्स को ले ले और अगर वो इस काम में कामयाब हो जाता है और अपने कल्टीवेशन अलायंसेस को ये दे देता है तो उसके क्लैन को एक रैंक 6 के कल्टीवेशन नेशन का टाइटल मिल जाएगा। जिसके बाद हम सन ताई को देखते हैं जो कि उड़कर सीधा वांग लिन के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर भी वांग लिन की तरफ तेजी से उड़ते हुए सन ताई को रोकने के लिए अपनी एक वॉच को निकालता है। ये देखकर हम देखते हैं कि सन ताई से चिल्लाते हुए कहता है कि खबरदार जब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया। जिसके बाद सन ताई की बॉडी में से एक पावरफुल फोर्स निकलती है जो कि उस डीमन एंसेस्टर को कुछ देर के लिए रोक देती है। जिसके कुछ पल बाद हम देखते हैं कि वो डीमन एंसेस्टर एक पंच को थ्रो करता है और फिर वहाँ पर एक टोर्नेडो को क्रिएट करके उसकी तरफ भेज देता है। ये देखकर सन ताई अपने राइट हैंड को एक कॉफिन की तरफ पॉइंट करता है और तभी एक ममीफाइड बॉडी वहाँ पर उड़ते हुए आकर उसके अटैक को ब्लॉक करती है और फिर वो डीमन एंसेस्टर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि सन ताई वांग लिन की एक्सट्रीमली वीक बॉडी को एम्ब्रेस करने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोबारा से उसी क्रैक की तरफ उड़ने लग जाता है। ये देखकर वो डीमन क्लैन का एंसेस्टर पूरी तरीके से बौखला जाता है। वो इमीडिएटली अपनी जायंट बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वो अपना एक्स को भी बाहर निकालता है और फिर वो सीधा उसकी तरफ चार्ज करने लगता है। जैसे ही वो उसके थोड़े करीब पहुंचता है, हम देखते हैं कि वो अपने उस वेपन को उसकी तरफ चला देता है। ये देखकर सन ताई वहाँ पर एक सील को फॉर्म करते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने फिंगर पर पॉइंट करके उसकी तरफ थ्रो करता है ताकि वो उसके उस वेपन को रोक सके। और इसी के साथ जैसे ही उन दोनों के फोर्स आपस में टकराते हैं, वहाँ पर एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और इस मैसिव से एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि सन ताई अपने स्पेस क्रैक की तरफ तेजी से उड़ने लगता है। ये देखकर उस डीमन एंसेस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजाको माउंटेन के पीछे की तरफ सन ताई वांग लिन की बॉडी को लेकर उड़ता हुआ आ जाता है। वहीं पीछे से उस पर बहुत से अटैक्स भी होते हैं जिनसे वो बचने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो सन ताई से कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में तुमसे डर कर भाग रहा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके राइट हैंड में उसने एक सील को फॉर्म किया होता है। जिसके बाद वो अपने हाथ को वांग लिन के फोरहेड पर प्रेस करता है। जिसके बाद वो वांग लिन की बॉडी को उस घने जंगल में फेंक देता है और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे लैंड करता है, हम देखते हैं उससे अपनी आंखें खोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पर जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो ली युआन फेंग के डोमेन के अगेंस्ट बहुत ही अच्छे से रेसिस्ट कर सके। जिसके बाद उसकी जैसे ही आंखें खुलती हैं, उसे ये एहसास हो जाता है कि मेरी हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है। इसी के साथ हमें वापस से सन ताई को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अभी भी उस डीमन एंसेस्टर से फाइट करता है। जहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वो डीमन एंसेस्टर अपने लगातार एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग अटैक्स को सन ताई पर करता चला जाता है। ये देखकर सन ताई इमीडिएटली वहाँ पर अपने एक स्पिरिचुअल डिफेंस को क्रिएट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही उस डीमन एंसेस्टर के अटैक्स उससे कोलाइड करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे टाइनी स्पिरिचुअल क्रैक्स बन जाते हैं। ये देखकर सन ताई जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लाइट अपीयर हो जाती है। जिसके बाद सन ताई ट्रांसफॉर्म होकर 3 कॉर्प्सेस में चेंज हो जाता है और फिर वो डीमन एंसेस्टर पर एक के बाद एक बड़े बड़े अटैक्स करता है और फिर एंड में हम देखते हैं कि वो अपने उन 3 कॉर्प्सेस को आसमान में एक्सप्लोड कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन होता है और उस मैसिव एक्सप्लोजन का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो डीमन क्लैन का एंसेस्टर वहाँ पर खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देता है और उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। पर इसी दौरान हम एक चीज नोट करते हैं कि जैसे ही सन ताई अपना नेक्स्ट सील को फॉर्म करता है, वो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस नजर आता है। जिसके अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जायंट पाम जो कि हेवनली पावर से भरा हुआ था, वो सीधा जाकर
जाकर उस एंसेस्टर को प्रेस करने लगता है और हम देखते हैं कि उस जॉइंट से पाउंड को देखकर वो एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि अगर उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन की पावर नहीं होती तो ये कब का मारा जा चुका होता और उसकी ये कभी जरूरत नहीं होती कि वो एक मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर से भिड़े। जिसके साथ ही हम उसके अगले ही पल देखते हैं कि कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज उसके हैंड में एंटर हो जाती हैं। ये देखते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने उस वेपन को निकालकर उस हैंड को स्मैश करने की कोशिश करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही उन दोनों के ही अटैक्स आपस में कोलाइड करते हैं, हवा में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उन दोनों के अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा मैसिव था कि पास में जो दो बड़े बड़े माउंटेन्स मौजूद थे वो इमीडिएटली डस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस एंसेस्टर की बॉडी अब पहले से बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और वो लगातार खून की उल्टियां करता रहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बचकर उस फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर ज़नताई से कहने लगता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी जान से मार सकता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी का मुझे अच्छा खासा दाम जरूर मिलेगा। ये सुनते ही हम देखते हैं कि ज़नताई अपने हाथ को हवा में उठाता है और चिल्लाते हुए कहता है हेवनली थंडर्स। इसके साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से बिग लाउड रंबल की आवाज आती है जो कि पूरी ब्लैक लाइटिंग से फिल्ड थी, जिसके साथ ही वो कहने लगता है कि मेरा थंडर डोमेन को मैंने पाने के लिए बहुत ही ज्यादा कीमत चुकाई है जब मैं हेवनली थंडर प्लेनेट में रहता था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में ये ब्लैक लाइटनिंग ज़नताई की होती है, जो कि उस डीमन एंसेस्टर से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं यहीं पर मार सकता हूँ। क्या तुमने मेरी बात ठीक से सुना नहीं? और उस डीमन एंसेस्टर का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है जब वो अपनी नजरों के सामने उस ब्लैक लाइटनिंग को देखता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ब्लैक लाइटनिंग डायरेक्टली उस डीमन एंसेस्टर की तरफ चार्ज करना शुरू कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चिल्लाता है और इसी के साथ ही उसकी बॉडी थोड़ी बड़ी हो जाती है और वो सीधा उस लाइटनिंग से जा भिड़ता है और जैसे ही दो पावरफुल फोर्स आपस से टकराते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा शॉकिंग वेव क्रिएट होकर आसपास की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। जिसके अगले सीन में हम डीमन एंसेस्टर को देखते हैं जहाँ पर वो खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है और उसकी पूरी बॉडी में वो एनर्जी दौड़ती है। पर जिसके अगले ही पल हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर स्माइल करने लगता है जैसे कि उसका प्लान कुछ आ रही था और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी के पास ली वानफेंग अपीयर हो जाता है और वो उसे मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है। इसी दौरान जैसे ही ली वानफेंग वांग लिन की बॉडी को जान से मारने वाला होता है, वांग लिन उसी वक्त अपनी आंखें खोलता है और उसे बहुत ही डेंजरस तरीके से देखने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर होता है। मतलब ये मान लो कि अगर एक भी हिट इस वक्त इसे लग जाए ना तो इसका काम तमाम हो जाएगा। और साथ ही वांग लिन को ये रियलाइज हो जाता है कि ज़नताई का इंटेंशन उसके लिए अच्छा नहीं है और इन्हीं सब सिचुएशन के चलते हमें बताया जाता है कि उसके बॉडी बस थोड़ी सी ही अब तक रिकवर हो पाई है। पर इसी दौरान जब वो आंखें खोलता है उसे क्या पता चलता है कि ली वानफेंग उसे जान से मारने के लिए उसके सामने खड़ा है। जिसके बाद वांग लिन के अंदर ली वानफेंग का डोमेन और ज़नताई का वो सील जो कि उसने वांग लिन के फोरहेड में एंटर किया था, हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक पावरफुल सील को बनाते हैं और उन दोनों के फॉर्मेशन से बना हुआ सील इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वांग लिन अब जरा सी भी स्पिरिचुअल एनर्जीज को रिकवर नहीं कर पा रहा। इवन कि हमें दिखाया जाता है कि वो फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो मेडिकल पिल्स वांग लिन ने ली थी जिससे कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से रिकवर हो सके, वो फॉर्मेशन उससे भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है एंड फॉर दैट रीजन उसकी एनर्जीज बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो पाती। इसी के साथ हमें पता चलता है कि इस वक्त वांग लिन के बॉडी के अंदर जो करंट स्पिरिचुअल एनर्जी का अमाउंट है वो बस इतना सा है कि जैसे कि कोई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर का होता है और जो कि लगातार ड्रेन होती चली जा रही है और अब उसका लेवल थर्ड लेयर की कंडेंसेशन कल्टीवेशन लेवल हो जाता है और हद तो तब हो जाती है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इससे भी नीचे चली जाती है। और अब उसकी वीकनेस का अंदाजा इसी बात से लगा लो कि अगर ये चीज कंटिन्यू चलती रहती है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसे ही ड्रेन्ड होती रहती है तो अपना वांग लिन बहुत जल्दी एक मॉर्टल बन जाएगा और जिसे कि कोई भी मॉर्टल मार्शल आर्ट्स यूजर आसानी से उसे जान से मार सकता है। और जिससे कि तुम समझ सकते हो कि इस वक्त वांग लिन की इंजरीज और उसकी बॉडी की हालत क्या होगी। इसी के साथ ही हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि वांग लिन की इस लाइफ में ये उसकी सबसे बुरी इंजरीज में से एक है और अगर उस टाइम को छोड़ दिया जाए जहाँ पर इसने अपनी बॉडी को ही खो दिया था तो उसके बाद से ये सबसे बुरा सफरिंग वाला इंजरीज है। ऊपर से मौत उसके सामने बाहें फैलाकर खड़ी है जो कि ली वानफेंग के रूप में होती है, क्योंकि इस वक्त उसे ली वानफेंग से एक स्नेक
के अटैक की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और जैसे ही ली वानफेंग उसे जान से मारने वाला होता है, हम देखते हैं इसके अगले पल हम देखते हैं कि आसमान से वही ब्लैक लाइटनिंग अचानक से फिर से सर्ज होना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर ली वानफेंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और अपने शॉकिंग रिएक्शन के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से वो क्विकली एस्केप करने में अपनी सारी स्ट्रेंथ और पावर को लगा देता है कि बस कैसे भी करके वो यहाँ से एस्केप कर जाए। पर हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग उसका पीछा लगातार करती रहती है अंटिल कि वो वहाँ से पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं हो जाता। और जिससे कि हमें ये पता चलता है कि उस लाइटनिंग के अंदर ग्रोन आईज मौजूद थी, जिस वजह से ही वो उसे चेस करने में कामयाब हो पाया। हम देखते हैं कि वो लाइट उसे लगातार चेस करती रहती है अंटिल कि वो पूरी तरीके से हवा में कहीं डिसअपियर नहीं हो जाता। जिसके अगले पल हम संताई को देखते हैं जहाँ पर उसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पीठ पीछे यहाँ पर स्नीक इन करने की? तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुमसे अपना नजर हटा लिया? हाँ। और हम देखते हैं कि इससे पहले वो उसका कुछ भी बिगाड़ पाए वहाँ से ली वानफेंग बहुत ही पूरी तरीके से दुम दबा कर भाग जाता है। जिसके बाद हमें संताई को दिखाया जाता है जहाँ पर वो थोड़ा सोचने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो इस बार वांग लिन को सील कर देगा ताकि उसकी ओरिजिनल सोल को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। और इसी दौरान हम डीमन एंसेस्टर को भी देखते हैं जहाँ पर वो थोड़ी हिम्मत के साथ संताई से कहने लगता है कि मैं इस बंदे की बॉडी को अपने साथ ले जाऊंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 7 दिन के अंदर ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा। और हम देखते हैं कि जैसा कि संताई इस बात के लिए कभी भी मानने वाला नहीं था, तो वो बिना किसी हेजिटेशन के उससे कहने लगता है कि ये नामुमकिन है और भला मैं तुम पर कैसे यकीन करूं और वांग लिन को ऐसे ही ले जाने दूं? क्या मुझे पागल समझ रखा है तुमने? और भला मैं तुम जैसे इंसान पर भरोसा क्यों करूं? और ये तो सरासर पागलपन होगा। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने उसकी ओरिजिनल सोल को किसी और के हाथों में सौंप दिया। और संताई से ये जवाब सुनकर वो डीमन क्लैन का जॉइंट एंसेस्टर कहने लगता है कि मुझे ये कहने और करने पर तुमने मजबूर किया है। और फिर वो आगे कहने लगता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने अपने ब्लड लाइन की पावर को यूज किया है जब से मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंचा हूँ। और उसके अगले ही पल उससे कहने लगता है कि चलो अब मेरा सामना करो। और फिर हम देखते हैं कि उसने अपनी सुपर जायंट सेटन बॉडी को पोस्चर बना लिया है और जिससे कि उसे बहुत ज्यादा पेन भी होता है और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा मैसिव भी होता है। इसके इमीडिएटली हम देखते हैं कि एक जायंट वोर्टेक्स उसके पीछे अपीयर्ड हो जाता है और जो कि उस डीमन एंसेस्टर के कंट्रोल में होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो सेक्शन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और स्ट्रॉन्ग बनने के साथ ही वो अपने सारा फोकस संताई की बॉडी को अपने अंदर सोक करने में लगा देता है और ये अटैक देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि संताई ऐसी सिचुएशन को देखकर और उस अट्रैक्शन के अंडर में होने की वजह से संताई वहां पर अपना एक पावरफुल सील को फॉर्म कर देता है और इसी दौरान वो अपने हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जीज को भी यूज करता है जो कि उसकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, जिसके साथ ही वो अपने हाथ को हवा में पॉइंट करता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा रेड कॉफिन अपीयर्ड हो जाता है, पर अपने अपीयर होने के अगले ही पल हम देखते हैं कि उसका वो रेड कॉफिन पूरी तरीके से शेडर्ड हो जाता है और इसी के साथ ही उस कॉफिन के अंदर से एक यंग लड़के की बॉडी बाहर आकर हवा में तैरने लगती है। ये सिचुएशन और उस लड़के की अपीयरेंस को देखकर वो जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर अपनी सारी स्ट्रेंथ को लगा देता है, जिससे कि उसके वॉर्टेक्स का रोटेशन भी पहले से ज्यादा वायलेंट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने अंदर संताई की बॉडी को ड्रैग करने लगता है। ये देखते साथ ही हम देखते हैं कि संताई वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि डीमन चाइल्ड इसे जान से मार दो और हम देखते हैं कि वो डीमन चाइल्ड उसी वक्त अपनी आंखें खोल लेता है और जिसकी आंखों में हमें बहुत पावरफुल डिमोनिक एनर्जी नजर आती है और उसका रिएक्शन इतना ज्यादा फास्ट होता है कि हम देखते हैं कि अपने बस एक सिंगल स्टेप से ही वो डेविल चाइल्ड उसके सामने आकर अपीयर हो जाता है और फिर उस जायंट डीमन एंसेस्टर के सामने अपीयर होने के बाद हम देखते हैं कि वो उसके चेस्ट पर अपना एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है और जैसे ही उसकी बॉडी को वो अटैक हिट होता है हम देखते हैं कि उस डीमन एंसेस्टर पूरी तरीके से खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है और उसकी ओरिजिनल सोल उसकी बॉडी से बाहर आने लगती है और उसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अपनी ब्लड लाइन की सुपर पावर को यूज करने के बाद भी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बुरी सिचुएशन में फंस जाता है। इसी दौरान वो डीमन चाइल्ड एक जोरदार किक सीधा उस जायंट डीमन क्लैन एंसेस्टर की बॉडी के आर पार कर देता है। पर हम देखते हैं कि बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि संताई ऑलरेडी उस वॉर्टेक्स के अंदर खींचा जा चुका था और जिसके साथ ही वो फ्रस्ट्रेशन के साथ चिल्लाना शुरू कर देता है। पर हम देखते हैं कि स्लोली वो इस
पोर्टल वॉर्टेक्स के साथ डिसअपियर हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन चाइल्ड अब सीधा उस एंसेस्टर की तरफ तेजी से रवाना हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ से उन दोनों को जाता हुआ देखकर वांग लिन भी अब राहत की सांस लेता है, पर हर बढ़ाती हुई कदम के साथ वो पहले से ज्यादा कमजोर होता चला जाता है। और जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो टी लिफ इमेज का वो सील्ड अब सॉलिड हो जाता है और वांग लिन के फोरहेड पर नजर आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन कैसे न कैसे मैनेज करके उस फॉरेस्ट से बाहर निकलता है, और जैसे ही वो उस फॉरेस्ट से बाहर निकलता है हम देखते हैं कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं चारों तरफ रेड बटरफ्लाई के हारने वाली खबर आग की तरफ फैल जाती है और चारों तरफ वांग लिन के ही चर्चे हो रहे थे। इसी दौरान हमें ज़ो क्यूजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आसमान की तरफ नजर दौड़ाता है और उसे नजर आता है कि हेवेंस की स्पिरिचुअल एनर्जी वाली शॉकिंग वेव्स क्रिएट होती हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि दो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि ये उस टाइम का सीन है जब सन तियान और वो जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर आपस में फाइट कर रहे थे। तो उन दोनों की फाइट की कोलाई के बाद जो एक्सप्लोजन होता है, बस वही एक्सप्लोजन ज़ो क्यूजी को दूर से नजर आ जाता है, जिसके चलते ही हम देखते हैं कि उसके बाद ज़ो क्यूजी अपनी डिवाइन सेंसेस को फैला देता है ताकि वो वांग लिन की तलाश कर सके। पर हमें बताया जाता है कि वो इस काम में नाकाम हो जाता है और इसी के साथ वो लू मेई को बताता है कि तुम्हें नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की तरफ जाना है और वहाँ जाकर वांग लिन की तलाश करनी है। ये सुनकर हम देखते हैं कि लू मेई वांग लिन की तलाश में नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की तरफ निकल जाती है, जिसके साथ ही हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जहाँ पर थैंकफुली एक ओल्ड मैन ने उसकी जान बचा ली थी, जो कि जंगल में लकड़ियों की तलाश के लिए आया हुआ था। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि असल में ये ओल्ड मैन एक डॉक्टर भी होता है, जिससे कि वांग लिन अधमरी हालत में पड़ा हुआ मिलता है और वो डिसाइड करता है कि वो वांग लिन को ट्रीट करेगा। और ऐसे ही एक मंथ गुजर जाता है और वांग लिन अभी भी पूरी तरीके से सीरियस इंजर्ड नजर आता है। उसका फेस बाउंड से पूरा भरा हुआ था। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि वांग लिन उस विलेज के एंट्रेंस पर बैठा रहता है और पास गुजर रहे लोगों की नजर उस पर हमेशा जाती रहती है। इसी दौरान एक लड़की दौड़ते हुए आती है और वांग लिन से कहती है कि गूंगे कहीं के मेरे फादर तुम्हें डिनर के लिए बुला रहे हैं। हम देखते हैं कि वांग लिन इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वो जैसे ही खड़ा होता है वो तुरंत गिर जाता है। ये देखकर वो लड़की हंसते हुए कहती है कि गूंगे इंसान मैं तो चली, तुम्हें आना है तो आ जाओ। और हमें वांग लिन के फेस को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से उतर चुका है। जिसके बाद पास ही एक झोपड़ी के पास वांग लिन उस लड़की का पीछा करते हुए पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं कि उसका फादर वांग लिन से कहता है कि प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दो, मेरी बेटी जिसका नाम की एर ये है वो बचपन से ही ऐसी है। जिसके बाद वो वांग लिन को फिर से चेक करना शुरू कर देता है और कहता है कि बहुत अच्छे, तुम बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हो। और इसी दौरान उसकी वाइफ और उसकी बेटी बाहर आ जाते हैं और उसकी बेटी आते हुए कहती है कि मदर मुझे इस म्यूट इंसान के साथ खाना बिल्कुल नहीं खाना, ये बहुत ज्यादा भद्दा है और दिखने में बहुत ज्यादा गंदा भी। जिस पर हम देखते हैं उसका फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा तो हो जाता है, पर उसकी मदर उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम चुपचाप जाकर अंदर बैठ जाओ। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जो राइस का बॉल उठाने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ बुरी तरीके से कांपता है। यहाँ पर वांग लिन अपनी करंट कंडीशन को लेकर बहुत ही ज्यादा उदास था, क्योंकि उसकी ओरिजिनल सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसे अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए हद से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज को यूज करना पड़ा। और सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये कि उसकी ओरिजिनल सोल जब डिस्ट्रॉय हो गई थी तो उसकी ओरिजिनल बॉडी गहरी नींद में चली गई, और अगर उसकी ओरिजिनल बॉडी गहरी नींद में ना होती तो वो उसे कहता कि यहाँ आकर मेरी हेल्प करो और मुझे यहाँ से पिक कर लो, जिसके बाद मेरी स्ट्रेंथ को रिस्टोर करने में मदद करो। दूसरी बात हमें यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि वांग लिन यहाँ पर म्यूट तो बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरा ली युआन फेंग के उस टी डोमेन की वजह से उसका फेस बहुत ही ज्यादा अगली लगने लगता है और इसी वजह से वहाँ आसपास के लोग हमेशा उसे भला बुरा कहते हैं। हाउएवर हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि वांग लिन का फेस पूरी तरीके से डिटर्मिनेशन से भरा हुआ है, क्योंकि आने वाले 9 साल में वानियर बहुत ही जल्द हेवनली रीइंकार्नेशन साइकिल को फेस करेगी और अपनी वानियर को बचाने के लिए उसे हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बनना ही होगा। साथ ही हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि इन गुजरे हुए महीनों में वांग लिन ने अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर करने के लिए बहुत से तरीके ट्राई किए, पर एट द एंड ये सब कुछ जाया हो जाता है, क्योंकि उसे एक ऐसी जगह की तलाश है जहाँ पर बहुत ही थिक स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन उस जगह को छोड़कर कहीं और जाने का प्लान करता है, और जब वो निकलता है उसके सामने वही लड़की आ जाती है और वो आते साथ ही उससे कहती है कि गूंगे कहीं के तुम हमारे घर को कब छोड़ोगे? हाँ, हमारे पास इतना कुछ नहीं कि हम तुम्हें हमेशा फ्री में खिला सके। इसी दौरान उसकी मदर आके उसे रोकने की कोशिश तो करती है, पर वो नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उसकी मदर वांग लिन से माफी मांगती है, पर हम देखते हैं कि ऐसे ही 1.5 मंथ गुजर जाते हैं, जिसके बाद वांग लिन एक रात को अचानक से घर से निकल जाता है और फिर वो उस विलेज से बाहर चला जाता है और
क्योंकि उसे एक ऐसी जगह की तलाश है जहाँ पर बहुत ही थिक स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हो ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को रिकवर कर सके कल्टीवेशन के थ्रू। तो इसीलिए वो उस विलेज को छोड़ देता है और साथ ही उसे उस डोमेन से भी अपना पीछा छुड़ाना था जो कि उसके अंदर इंटरफेयर कर रही है। पर अपने सफर के दौरान वांग लिन बहुत ज्यादा थक जाता है, जिस वजह से वो वहाँ पर बैठकर रेस्ट करने का डिसाइड करता है और फिर वो अपने आप से कहता है कि स्नो कंट्री और जायंट डीमन क्लब, याद रखना तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसे भूलने नहीं वाला, और एक दिन तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसका बदला 100 गुना लूंगा। और ऐसा कहते साथ ही वो खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। और इसी सफर के दौरान हम देखते हैं कि बहुत से चोर लुटेरे जो कि घोड़े पर सवार थे वो वहाँ से वांग लिन की तरफ से गुजरते हैं और एक वन आइड पर्सन जिसके फेस पर एक नाइफ स्कार भी है वो उनका बॉस था। और हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा वांग लिन को अपने साथ उठा लेता है और उसकी बॉडी को पकड़ कर ले जाने लगता है ताकि वो लोग हेवनली पावर एस्कॉर्ट कंपनीज के कैरिज को रोक सके। जिसके बाद वो लोग क्रॉस रोड्स की तरफ आ जाते हैं और उनका बॉस वांग लिन को जमीन पर फेंक देता है और हम देखते हैं कि एक सिंगल पंच से ही वांग लिन का हाथ और उसके दोनों पैर बुरी तरीके से क्रश्ड हो जाते हैं। और इसी दौरान एक दर्द भरी चीख की आवाज हमें सुनाई देती है और हम वांग लिन का किलिंग इंटेंट वाला लुक देखते हैं, जैसे कि अगर उसके पास अभी स्ट्रेंथ हो तो वो इस आदमी को अभी इसी वक्त जान से मार दे। और वो इन्हीं किलिंग इंटेंट के साथ उस आदमी को देखता रहता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।